सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। मैं मनोज खंसवारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिखर पर। पीछे आप देख रहे हैं यूपी पुलिस और सीटी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, लेकिन इसमें देख रहे हैं भारत का जो इतिहास है, भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में जो हम कराने वाले हैं आज दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का जो वंश है वो कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं वो आज इस भाग में हम लेकर आए हैं। दिल्ली सल्तनत की बात करें ना तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया है, जिनमें से पहला वंश रहेगा, और वो वंश कौन सा रहेगा? गुलाम वंश रहेगा। ठीक है, गुलाम वंश से संबंधित आज जो प्रश्न होने वाले हैं, तो समय खराब ना करें, सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले प्रश्न तुम्हारे सामने ये दिख रहा है, वो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखने वाला कौन था? तो 1 मिनट पहले इधर आप देख लेना। देखो ये जो दिल्ली है, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में यहां सबसे पहले जो वंश आ रहा है उस वंश का नाम होगा गुलाम वंश। और ये जो गुलाम वंश है ना, इस गुलाम वंश को याद रखना। गजनी का एक शासक रहता है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी की लड़ाई रहती है किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान से एक युद्ध तो होगा तराइन का प्रथम, और एक युद्ध कौन सा होगा? तराइन का द्वितीय। तराइन का प्रथम 1191 में और तराइन का द्वितीय 1192 में। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा। हराने के बाद मोहम्मद गौरी, ये याद रखना मोहम्मद गौरी है वो गजनी का शासक है। गजनी, वैसे गजनी एक राजधानी है, वो अफगानिस्तान में पड़ती है, लेकिन ये कौन से साम्राज्य की थी? तुर्की साम्राज्य की। और तुर्की साम्राज्य का जो शासक आया था, भारत को लूटने आक्रमण करने आया था, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम का मतलब है, ये कह सकते हैं पैसे से खरीदा हुआ व्यक्ति या दास, क्या कहते हैं उसे? गुलाम कहते हैं। तो गुलाम वंश भी कह सकते हैं इसको, दास वंश भी कहते हैं। ठीक है ना। और दास वंश की स्थापना करने वाला पहला जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसका दास था? मोहम्मद गौरी का दास था। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, और बताइए, दिल्ली में कुतुब मीनार की क्या डाली है? नींव डाली है। इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? बी। एक चीज याद रखना, ये नींव डाली है, नींव रखी है। ठीक है ना, नींव रखी है इसकी, परंतु ध्यान रखना इसका कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कराने वाला कौन था? तो कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कराने वाला जो शासक था उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा इल्तुतमिश। तो इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया है? तो पूर्ण निर्माण कराने वाला कौन है? इल्तुतमिश है। ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने इसका क्या करवाया है? पूर्ण निर्माण करवाया है। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार की क्या रखी है? नींव रखी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेकर चलते हैं, और अगला दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी, तो एक याद रखना है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनाया था वो तो किसको बनाया था? लाहौर को। वो राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद याद रखना फिर जो आता है उसका नाम रहता है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, और आराम शाह के बाद जो आता है उसका नाम है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने, ध्यान रखना, जो राजधानी थी ना लाहौर, तो इस लाहौर को राजधानी ना बनाकर राजधानी बनाया था किसको? बताओ, दिल्ली को बनाया था। कहने का मतलब यह है, जब मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम को हिंदुस्तान में छोड़ा था, और मोहम्मद गौरी का गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कहने का मतलब है गुलाम वंश का सर्वप्रथम जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी दिल्ली ना होकर कौन सी थी? लाहौर थी। और यही लाहौर राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी थी, यही लाहौर राजधानी आराम शाह के समय भी थी। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया
और लाहौर के स्थान पर बताओ राजधानी कौन सी बनाई थी? दिल्ली बनाई थी। कहने का मतलब है तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन था बताओ? इल्तुतमिश था। ठीक है ना? तो ये याद रखना। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, दिल्ली सल्तनत पर दास वंश या गुलाम वंश का समय रहा है? दास वंश या गुलाम वंश का समय रहा है। सबसे पहले याद रखना कि यहां बात करते हैं हम, यहां बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत की। यह है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में ध्यान रखना जो वंश रहेंगे उसकी ट्रिक आप समझ लेना है। उसकी ट्रिक है दाख तसला में, दाख दाख तसला में कौन लाए? यूरोपीय लाए। ठीक है ना? ये ट्रिक है, ध्यान रखना। दास से हो जाएगा दास वंश या ऐसे ही कहेंगे गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा खा से हो जाएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश। तीसरे से हो जाएगा, तय से हो जाएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश। ता से हो जाएगा सैयद वंश, सैयद वंश। और इसके अलावा ला से कौन सा हो जाएगा? लोधी वंश, लोधी वंश। ठीक है ना? दिल्ली सल्तनत पर वैसे तो 5 वंशों ने ही शासन किया है। सबसे पहले जो वंश रहता है वो रहता है गुलाम वंश। दूसरे नंबर का वंश रहता है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला खिलजी वंश। तीसरा वंश रहेगा उसका नाम है तुगलक वंश। और चौथा वंश रहेगा उसका नाम है सैयद वंश। और उसके बाद लास्ट रहता है कौन सा? लोधी वंश रहता है। तो सबसे पहले बात करें कि इस गुलाम वंश के समय, तो मतलब गुलाम वंश का जो समय रहता है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने का, तो वो कौन सा रहेगा? तो वह रहेगा 1206 से लेकर 1290 तक। 1206 से 90 तक तो शासन किसका रहेगा? यह शासन काल रहेगा। बताओ किसका? तो ये तो रहेगा किसका? गुलाम वंश का। दूसरा रहेगा खिलजी वंश। और 1290 से लेकर 1320 तक शासनकाल किसका रहेगा? खिलजी वंश का। तुगलक वंश का 1320 से लेकर 1414 तक, 14 से 14 तक जो शासनकाल रहेगा वो किसका रहेगा? तुगलक वंश का। इसके अलावा जो सैयद वंश का शासनकाल रहेगा वो 14 से 14 से लेकर और वो 14 से 51 तक शासनकाल किसका रहेगा? सैयद वंश का। लोधी वंश का रहेगा 1451 से लेकर 1526 तक, यह शासनकाल रहेगा लोधी वंश का। और 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर आएगा खुरासन से और उसको युद्ध में हराएगा पानीपत के में। पानीपत के युद्ध में हारने के बाद इब्राहिम लोधी और हिंदुस्तान में 1526 में मुगल वंश की क्या हो जाएगी? स्थापना। तो मैं से आप हो जाएगा, बताओ कौन सा वंश? मुगल। और मुगल वंश की स्थापना 1526 से लेकर और मेन रूप से चलेगा 1707 तक। मतलब औरंगजेब की मृत्यु के समय तक ये मेन वंश रहता है। औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही हो जाएगी तो उसके बाद ये वंश धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर चला जाता है। और इतने में ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपीय आगमन हो जाता है। और लास्ट में कौन रहेगा? यूरोपीय। और यूरोपीय जाति आ जाएंगी हिंदुस्तान में और आने वाली पहली यूरोपीय जाति रहेगी पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाएगी वो कौन जाएगी? तो सबसे जाएगी बाद में फ्रांसीसी। लेकिन ध्यान रखना है यूरोपीय आगमन हो जाएगा। और ये आप मान सकते हैं 1707 से लेकर 1947 तक भी मान सकते हैं। तो याद रखना, तो दिल्ली सल्तनत पर दास या गुलाम वंश का शासनकाल कब तक रहेगा? तो कब तक रहेगा? 1206 से लेकर कब तक रहेगा? 90 तक। पर इतना याद रखना कि इसमें सबसे कम शासनकाल तो कौन से का रहेगा? खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश का सबसे कम शासनकाल रहेगा, तो इसका तो रहेगा लौ। ठीक है ना? खिलजी वंश का। जबकि सबसे ज्यादा शासनकाल हाई, तो हाईएस्ट शासनकाल कौन से वंश का रहेगा? तुगलक वंश का। वो रहेगा 1320 से लेकर 1414 तक। तो दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का समय कितना रहा है? 1206 से लेकर 1290 तक। प्रश्न आगे देखें, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था?
क्या इल्तुतमिश था, क्या फिर अलाउद्दीन खिलजी था, क्या फिर जलालुद्दीन खिलजी था, क्या फिर कौन था, बलबन था। तो लौह एवं रक्त की अपनी नीति अपनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी की तो तलवार एवं रक्त की थी, तलवार एवं रक्त, मतलब ये नीति है, राज्य चलाने की नीति हुआ करती थी। तो तलवार एवं रक्त की नीति तो किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है ना। दूसरा जलालुद्दीन जो खिलजी की नीति थी वो थी दुर्बल, दुर्बल नीति। तो नीति इसकी कौन सी थी, दुर्बल नीति थी। और वो किसकी, दुर्बल नीति किसकी थी बताओ, वो नीति किसकी हो जाएगी, जलालुद्दीन खिलजी की। दुर्बल नीति थी, अपने आप को वृद्ध मुसलमान कहता था, हिंदू जनता का हितैषी भी कहता था। कौन कहता था, हिंदू जनता का हितैषी जलालुद्दीन खिलजी कहता था। और नीति जो राज्य चलाने की थी वो कौन सी थी, दुर्लभ। इसके अलावा इल्तुतमिश की तो राज्य चलाने की कोई नीति थी नहीं। और बात करें लोहे एवं रक्त की, तो लोह एवं रक्त की नीति चलाने वाला या अपने राजत्व सिद्धांत रहता है, इसका राज्य चलाने का सिद्धांत रहता है, वो कौन सा रहता है, लौह एवं रक्त, ठीक है ना। लोहे एवं रक्त की नीति के आधार पर इसने राज्य चलाया था। कहने का मतलब है लौह रक्त का मतलब क्या होता है, लौह एवं रक्त मतलब कड़े नियम थे राज्य में, ठीक है ना। कोई माफी का कोई मतलब नहीं है, राज्य को चलाने का सिद्धांत था इसका। और वो नीति कौन सी थी, लोहे एवं रक्त की। तो ये नीति चलाने वाला कौन था बताइए, बलबन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का जो पहला शासक था उसका नाम तो क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। पहला शासक उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा जो शासक हो जाएगा उसका नाम क्या रहता है, आराम शाह। दूसरा शासक रहेगा वो आराम शाह। तीसरे नंबर का कौन रहेगा, तो वो कौन रहेगा, इल्तुतमिश। और चौथे नंबर का जो शासक रहेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, रुकनुद्दीन। उसका नाम हो जाएगा रुकनुद्दीन। और पांचवें नंबर की कौन रहेगी, रजिया सुल्तान। पांचवें नंबर की रजिया सुल्तान। छठवें नंबर की रजिया सुल्तान के बाद रहेगा इसमें बहराम शाह। फिर कौन रहेगा, बहराम शाह। सातवें नंबर पर कौन रहेगा, तो आलम शाह। सातवें नंबर पर कौन रहेगा, आलम शाह। और आठवें नंबर पर जो रहेगा उसका नाम है मसूद शाह, मसूद शाह। और नौवें नंबर पर रहेगा उसका नाम क्या होगा, बलबन। और बलबन के बाद 10वें नंबर पर रहेगा वो कौन रहेगा, फूंकबाद, फूंकबाद। और इसका लास्ट 11वें नंबर पर रहेगा उसका नाम क्या रहेगा, क्यूमर्स रहेगा। तो याद रखना गुलाम वंश का पहला शासक तो कौन हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, क्यूमर्स। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्यूमर्स हो जाएगा। प्रश्न 5 आपके सामने खत्म हो चुके हैं। छठवें नंबर प्रश्न देखें कि दिल्ली सल्तनत में किलोगड़ी दुर्ग का निर्माता कौन था, कुकबाद था, ठीक है ना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कुकबाद हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनाया था, क्यूमर्स ने कोई किला बनाया नहीं, बलबन ने कोई किला बनाया नहीं है। कुकबाद ने ही कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया है, किलोगड़ी दुर्ग का निर्माण करवाया है। दिल्ली में है ये किलोगड़ी का किला। और बनाने वाला गुलाम वंश का ही शासक था जिसका नाम था कुकबाद। प्रश्न आगे के लेकर चलते हैं। दीवान ए वरीद या दीवान ए आरिज। तो दीवान ए वरीद ये गुप्तचर विभाग था, ठीक है ना। राजा के गुप्तचर हुआ करते थे, ये अलग से विभाग चलाया था। और एक है दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज ये है कौन सा, सैन्य विभाग। ये चलाने वाले शासक कौन से थे, ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं गुलाम वंश के, गुलाम वंश में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं दिल्ली सल्तनत में, सारे के सारे गुलाम वंश के ही प्रश्न रहेंगे, ध्यान रखना। गुलाम वंश आज खत्म होगा इस सीरीज के भाग में। अगले में उससे अगला जो वंश चलेगा और उसका नाम है खिलजी वंश। अगले पार्ट में खिलजी वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको तुम्हारे सामने लेकर आएंगे। तो दीवान ए वरीद एवं दीवान ए आरिज ये जो चलाने वाले कौन थे, क्या रजिया ने चलाया, बिल्कुल नहीं चलाया, ठीक है ना। रजिया ने तो चलाया ही नहीं है, ठीक है। दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं चलाया, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने चलाया, नहीं चलाए। दीवान ए वरीद मतलब गुप्तचर विभाग और एक है सैन्य विभाग,
और बात करते हैं बलबन, ये बलबन ने चलाए हैं, ठीक है ना। दीवान ए बरीद एवं दीवान ए आरज, ये सैन्य विभाग चलाने वाले अपने राज्य में कौन थे? दो विभाग की स्थापना की है। इन विभागों के आधार पर अपने राज्य का विस्तार किया था, और वो चलाने वाला जो शासक था दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम क्या था? बलबन था। अगला जो प्रश्न लेकर चलते हैं, और वो प्रश्न नंबर तुम्हारे सामने दिख रहा है। जनवरी 1216 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। कौन कौन के मध्य तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था? याद रखना है, तराइन का प्रथम मैं बता चुका हूं शुरू में ही। तराइन का फर्स्ट युद्ध जो हुआ वो 1191 में हुआ। वो कौन कौन के मध्य हुआ? वो मोहम्मद गौरी के मध्य, और कौन के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कौन कौन के मध्य हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। ये भी सेम थे, मोहम्मद गौरी, और बताइए कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। इस युद्ध को कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध को कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और मोहम्मद गौरी जीतने के बाद हिंदुस्तान में, याद रखना है, इस्लाम धर्म एवं साम्राज्य की क्या होती है? स्थापना। मोहम्मद गौरी तो अपने तुर्की साम्राज्य में चला जाता है, परंतु हिंदुस्तान में अपने गुलाम को छोड़कर जाता है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। तो दो युद्ध तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय, दो युद्ध तो तुम्हारे सामने। तीसरे युद्ध की पूछ रहा है। 1216 ईस्वी में हुआ है तराइन का तीसरा युद्ध। वो कौन कौन के मध्य हुआ? क्या मोहम्मद गौरी और बलबन के मध्य हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है ना। यल्दूज और बलबन के बिल्कुल नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी बलबन कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। राइट आंसर इसका होगा कौन सा? बी। यल्दूज और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। वो हुआ क्यों था? मैं आपको यह बता दूं कि युद्ध होने का कारण एक ही था कि तुर्की साम्राज्य के शासकों ने अपनी अधीनता में हिंदुस्तान पर अपने गुलामों को छोड़ा था। लेकिन याद रखना है, इस इल्तुतमिश ने किया क्या था? इसने किया क्या था कि पहले तो राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। लाहौर को उसके स्थान पर राजधानी शिफ्ट कर दी, कौन सी? दिल्ली। जब ये दिल्ली शिफ्ट की तो कहने का मतलब अपने आप को गुलाम, जो तुर्की साम्राज्य के राजा थे या तुर्की साम्राज्य के जो शासक थे, उनको अपने आप को गुलामी से आजाद कराना चाहते थे अपने आप को। कौन? इल्तुतमिश। कहने का मतलब है उनके अधीन रहकर राज्य नहीं चलाना चाहते थे। लेकिन उस समय गजनी का जो शासक था उसका नाम था यल्दूज। यल्दूज ने कहा कि हमारे हिसाब से राज्य चलाना पड़ेगा, वन की नहीं, मेरा स्वतंत्र राज्य है। इसलिए तो इसने राजधानी शिफ्ट की है। पहले जो राजधानी थी वो लाहौर थी, लाहौर से इसने शिफ्ट की है दिल्ली। जब यह जो राज्य था हिंदुस्तान में, यह गजनी के शासकों के ही अधीन था, तो इसीलिए ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश की। इसलिए गजनी का शासक उस समय कौन था? यल्दूज। यल्दूज और इल्तुतमिश के मध्य क्या होती है? लड़ाई। और इस युद्ध को कौन जीत जाता है? बताओ। इल्तुतमिश जीत जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यल्दूज और कौन के मध्य हुआ था? इल्तुतमिश के मध्य हुआ। प्रश्न नंबर 9, चालीसा गुट तुर्कान या चहलगानी को समाप्त करने वाला शासक था। तो एक चीज याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो ये चलाया ही नहीं था इसको। चालीसा गुट या इसको चलाने वाला तो कौन था? इल्तुतमिश। लेकिन ध्यान रखना, चालीसा गुट को खत्म करने वाला कौन था? बलबन। कहने का मतलब है कि इसने किया क्या था? इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को अरबी जो साम्राज्य है उसके आधार पर चलाने की कोशिश की। और इसी इल्तुतमिश ने अपने तुर्की कितने 40 अपने तुर्की 40 विश्वास पात्र मंत्रियों को एक मंडल बनाया था। उनका विश्वास पात्र मंत्रियों का कह सकते हैं, अमीर व वजीरों का। इसमें कितने विद्वान रखे या कितने अमीर वजीर रखे थे? 40। और 40 इस अमीर वजीरों के समूह को क्या कहा गया था? चालीसा गुट। और चालीसा गुट को चलाने वाला कौन था? बताइए। इल्तुतमिश। कहने का मतलब है इसमें कितने अमीर वजीर रहेंगे? 40। 40 ने मिलकर 40 इसमें कौन थे? अमीर वजीर थे। इसलिए इल्तुतमिश ने तो चलाया, लेकिन इसको समाप्त करने वाला कौन था? बलबन था। वो बलबन ने इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि बलबन भी इसी चालीसा गुट का ही हिस्सा था। जब वो राजा नहीं बना उससे पहले या शासक नहीं बना उससे पहले, लेकिन उसने देखा था चालीसा गुट में जो आपस में टांग खींचने वाली जो बातें चल रही थी
कहने का मतलब आपसी उसमें द्वेष भावना चल रही थी, तो उसने सोचा कि यह चालीसा गुट हानिकारक हो सकता है। जैसे ही बलबन गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले चालीसा गुट को क्या करता है, समाप्त करता है। तो चालीसा गुट या तुर्कान, तुर्कान का मतलब है तुर्की, एक चहनगानी का मतलब है तुर्की। अमीर वजीर कितने थे, 40। इसको समाप्त करने वाले कौन हो जाएंगे, बलबन। तो प्रश्न नंबर 9 खत्म। अगला जो प्रश्न चलता है, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय किससे कहा जाता है। तो लाख बख्श ऐसा माना जाता है कि लाख दीनार में खरीदा था, लाख दीनार में खरीदा था। किसको खरीदा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। किसने खरीदा था, मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। ठीक है ना। पील बख्श का मतलब जानते हैं, पील का मतलब है हाथी। ठीक है ना। हाथियों का दान करने के कारण इसे बताओ क्या कहा जाता है, पील बख्श कहा जाता है। कुरान खां, कुरान खां का मतलब है कुरान को बड़े शानदार स्वर में गाया करता था, यह बहुत शानदार तरीके से इसको पढ़ता था कुरान को, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, कुरान खां। हातिम द्वितीय का मतलब है, हातिम द्वितीय का मतलब माता पिता नहीं हो। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, हातिम द्वितीय। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये उपाधियां या इस उपाधि के आधार पर किसे जाना जाता है, वो बताइए कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है उसको। कुतुबुद्दीन ऐबक कोई लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक कोई पील बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक कोई कुरान खां और हातिम द्वितीय, इन सभी नामों से बताओ किसे जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान ने अपने प्रेमी याकूत को कौन सा पद दिया था। ठीक है ना। अच्छा, तो ये अमीर शिकार, तो ये शिकार से संबंधित है। दीवाने वरीद, दीवाने वरीद बताओ, अभी मैंने बताया गुप्तचर विभाग है। दीवाने आरिज सैन्य विभाग है, अभी मैंने आपको बताया था। अमीर आखुर मतलब घोड़ों, अश्वशाला, घोड़ों या कहते हैं अश्वशाला, अश्वशाला का मालिक, अश्वशाला का मालिक। तो रजिया सुल्तान का जो प्रेमी था उसका नाम था याकूत। याकूत को रजिया सुल्तान ने जो पद दिया गया था वो किसका दिया था, अमीर ए आखुर मतलब अश्वशाला का क्या बनाया था, प्रधान बनाया था। ये याद रखना, ये जो चलाए थे गुप्तचर और सैन्य, अभी तो मैंने बताया था किसने चलाए हैं, इल्तुतमिश ने चलाए थे। और अमीर ए शिकार ये बलबन ने चलाया था, जबकि अमीर ए आखुर और उस समय जो ये चलाया था रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ने इसका मालिक जो बनाया था, इसका प्रधान बनाया था, वो रजिया सुल्तान का ही एक प्रेमी था जिसका नाम था याकूत। तो याकूत को कौन सा पद दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी, अमीर ए आखुर, अश्वशाला का प्रधान। प्रश्न नंबर 12 चालीसा गुट की कठपुतली किसे कहा जाता है, बहराम शाह, मसूद शाह, इल्तुतमिश या बलबन। ठीक है ना। तो चालीसा गुट को चलाने वाला तो कौन था बताइए, इल्तुतमिश। चालीसा गुट को चलाने वाला कौन था बताइए, इल्तुतमिश। एक सेकंड। तो चालीसा गुट को चलाने वाला तो कौन था बताइए, इल्तुतमिश। जबकि चालीसा गुट को समाप्त करने वाला कौन था बताइए, बलबन। लेकिन चालीसा गुट की ही मानने वाला और चालीसा गुट के आधार पर ही चलने वाला जो शासक था वो इल्तुतमिश ने तो बताइए कि इसने चलाया है, ध्यान रखना, चालीसा गुट। तो इल्तुतमिश तो उस चालीसा गुट के आधार पर नहीं चलता, ठीक है ना, उसने ही चलाया था। बलबन ने इसको समाप्त किया था, ध्यान रखना है, ठीक है ना। मसूद शाह का इसका लेना देना कोई है नहीं है। बहराम शाह जो था वो बिगड़ चालीसा गुट के आधार पर नहीं चलता। बहराम शाह को बताओ चालीसा गुट की क्या कहा जाता है, कठपुतली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए कौन हो जाएगा, बहराम शाह हो जाएगा। अगला प्रश्न, और वो है राजत्व का सिद्धांत अपनाने वाला कौन था, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था, पहला ऑप्शन। दूसरा, राजत्व का सिद्धांत अपनाने वाला कौन सा, क्या बलबन था। तीसरा,
राजत्व का सिद्धांत अपनाने वाला क्या इल्तुतमिश था? और चौथा, राजत्व का सिद्धांत अपनाने वाला क्या अलाउद्दीन खिलजी था? पहले तो एक ऑप्शन इसको तो कटी कर दें, क्यों कि जो प्रश्न चल रहे हैं वो किससे संबंधित चल रहे हैं? गुलाम वंश से संबंधित चल रहे हैं। तो राजत्व का सिद्धांत अपनाने वाला जो राइट आंसर होगा और उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसने अपने इसका जो राज्य को सही ढंग से चलाने का मतलब, राजत्व का मतलब यह है कि राज्य को जो चलाने में जितने भी विभाग हैं या राज्य जितने भी सिक्के वगैरह या जितना भी जो अलग अलग विभागों की स्थापना, जितने भी ये सब अपने राज्य को चलाने का एक ढंग जो होता है वो क्या कहलाता है? राजत्व कहलाता है। ठीक है ना। और राजत्व का सिद्धांत अपनाने वाला तो जो शासक था उसका नाम क्या था बताइए? बलबन था। तो ऑप्शन नंबर 13वां, वो प्रश्न नंबर 13वां। अगला चलते हैं और प्रश्न नंबर 14वां वो कौन सा है? रहीला। रहीला ग्रंथ अरबी भाषा में किसने लिखा? तो अमीर खुसरो के तो है नहीं। अमीर खुसरो के जो ग्रंथ है, एक का नाम तो है खजानुल फतेह, खजानुल फतेह। ठीक है ना। ये ग्रंथ है अमीर खुसरो का। एक अमीर खुसरो का ग्रंथ है लैला मजनू। एक है कौन सी? देवल रानी, देवल रानी। और एक ग्रंथ है कौन सा? तुगलकनामा, तुगलकनामा। ये सब ग्रंथ तो किसके बताओ? अमीर खुसरो के। अमीर हसन दहलवी ये तो गजल गायक है। ठीक है ना। ये तो गजल गायक ही थे और बहुत शानदार गजल गाया करते थे, तो इसलिए ध्यान रखना। इसको क्या कहा जाता है? भारत का सादी। भारत का सादी किसे कहा जाता है? तो गजल गायक होने के कारण किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। बर्नी की किताब है कौन सी? तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही। तो तारीख ए फिरोजशाही जो किताब है वो किसकी है बताओ? बर्नी की। तो बच्चा एक ही है, इब्न बतूता। ठीक है ना। तो रहीला ग्रंथ अरबी भाषा में किसने लिखा था? तो लिखने वाला कौन था? इब्न बतूता था। प्रश्न नंबर 15वां आपके सामने है और वो है सजदा और पायपोश जैसी ईरानी प्रथाएं अपने दरबार में चलाई, किसने चलाई? तो पहले ध्यान रखना, सजदा से मतलब होता है शीश। दूसरा है पावोश का मतलब पैर या पांव। ठीक है ना। मतलब अपने दरबार में सजदा, मतलब जब भी कोई आएगा दरबार में तो वह है शहंशाह के। सजदा का मतलब है वो नीचे झुककर ऐसे इस प्रकार से, ये सजदा होता है। ठीक है ना। नीचे मतलब झुकेगा और इस प्रकार से उसको क्या करेगा? सलाम करेगा। और पावोस का मतलब है जो शहंशाह है उसके पैरों को चूमेगा। ठीक है ना। ये जो है सिजदा, सिजदा का मतलब है शीश को झुकाना और पावोस का मतलब है शहंशाह के पैरों को चूमना। ठीक है ना। ये सिजदा और पावोस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं इसमें गुलाम वंश में, ये 20 से 20 प्रश्न है इसमें और 20 के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संभवतः इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं इनको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। तो यह सजदा एवं पावोस जो ईरानी प्रथाएं चलाई थी, मोहम्मद गौरी ने तो चलाई नहीं। ठीक है ना। मोहम्मद गौरी ने तो राजी नहीं किया था, मोहम्मद गौरी तो वापस चला गया, अपने गुलाम को ही छोड़ा था जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दूसरे नंबर का है, बताइए कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने नहीं चलाई है। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं चलाई। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी नहीं चलाई ये प्रथा। और ये प्रथा चलाने वाला कौन था बताइए? बलबन था। ठीक है ना। सजदा एवं पाबोस जैसी ईरानी प्रथाएं जो लागू की थी, तो बताइए किसने की थी? बलबन ने की थी। समझ लेना है, सजदा का मतलब है झुककर नमन करना और पाबोस का मतलब क्या है? उस शहंशाह के पैरों को चूमना। यह प्रथा क्या कहलाती है? सिजदा एवं पावोस कहलाती है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर अगला लेकर चलते हैं। चांदी का टका व तांबे का जीतल सिक्के चलाए थे। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल और सिक्का चलाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। और कोई ने सिक्का ही नहीं चलाया, ना बलबन ने चलाया, ना मोहम्मद गौरी तो राजी नहीं कर पाया, ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई सिक्का चलाया, ना बलबन ने चलाया। सिक्का चलाने वाला गुलाम वंश में एक ही था जिसका नाम था इल्तुतमिश। और सिक्का यही है, चांदी का चलाया टका और तांबे का कौन चलाया था? जीतल चलाया था, याद रखना है। अगला प्रश्न लेकर चलते हैं कि निम्नलिखित में से असंगत है तो कौन कौन सा है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मतलब ये तो शासक है एक तरफ, ये तो शासक है और ये शासक की क्या है? उपाधि।
या उपनाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पहली बात तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसको क्या मलिक सपह सलार कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट सही है, ठीक है ना। इसे मलिक सपह सलार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी है 17वें में, इल्तुतमिश को गुलामों का क्या कहा जाता है? गुलाम, बिल्कुल सही है, राइट है, ठीक है ना। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और 17 में ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी में बलबन, बलबन को जिल्ल ए इलाही कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और रही बात ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी में है मसूद शाह, क्या मसूद शाह को कहा जाता है नियामत ए खुदाई? बिल्कुल नहीं कहा जाता नियामत ए खुदाई। ये तो बताओ किसको कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। नियामत ए खुदाई किसको कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। मसूद शाह की तो कोई उपाधि है ही नहीं है, ध्यान रखना। बलबन को ही जिल्ल इलाही कहा जाता है, बलबन को ही कहा जाता है नियामत ए खुदाई, और बलबन को ही कहा जाता है ईश्वर की छाया। बलबन को ही क्या कहा जाता है? ईश्वर की छाया। और बलबन को ही कहा जाता है ईश्वर का अभिशाप, ध्यान रखना। ईश्वर की छाया किसे कहा जाता है बताओ? बलबन को ही क्या कहा जाता है बताओ? ईश्वर की छाया कहा जाता है, ईश्वर की छाया। और बताइए बलबन को ही क्या कहा जाता है? ईश्वर का अभिशाप कहा जाता है। ईश्वर का अभिशाप भी कौन है बताओ? बलबन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये मसूद शाह की उपाधि नहीं है, बलबन की है। असंगत कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मलिक सपह सलार, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, बलबन को क्या कहा जाता है? जिल्ले इलाही। प्रश्न नंबर 18वां, अपने दरबार में शराब, नृत्य, संगीत, हंसी मजाक, ठीक है ना, हंसी मजाक पर रोक लगाने वाला गुलाम शासक कौन था? तो ये गुलाम शासक कौन सा था? औरंगजेब तो होगा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी होगा नहीं, ठीक है ना। वो कौन सा था? बलबन था, ठीक है ना। राइट आंसर कौन हो जाएगा? बलबन। और अगला प्रश्न 19वां, लाहौर को राजधानी बनाने वाला कौन था? तो लाहौर को मोहम्मद गौरी ने छोड़ा, अपने गुलाम को। किसको छोड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उस समय राजधानी उसने बताओ कौन सी बनाई? लाहौर बनाई थी। और लाहौर के स्थान पर राजधानी दिल्ली को शिफ्ट करने वाला कौन था बताओ? इल्तुतमिश था, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 20वां, और गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या किसने की थी? तो क्यूमर्स का एक संरक्षक था जिसका नाम कौन था बताओ? जलालुद्दीन खिलजी था। और जलालुद्दीन खिलजी ने यमुना नदी में डुबोकर और अंतिम शासक क्यूमर्स की बताओ क्या कर दी? हत्या कर दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मैं आशा करता हूं कि जो भी गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न में लेकर आया हूं वो सब के सब इंपॉर्टेंट होंगे। आगामी जितने भी यूपी पुलिस और सिटी की जो भी एग्जाम आने वाली है उसमें महत्वपूर्ण साबित होंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।